हिरंब इंसेक्टिसाइड्स का चार्ट, यहाँ पर आपको 683 रुपये का प्राइस दिखेगा। आज सारे का सारा जो इंसेक्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल स्पेस है वो रैलिस इंडिया के नतीजों के आसपास बहुत बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ प्राइस चेक हो रहा है। अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी हिरंब 686 दिन का उच्चतम लेवल आपके पास, बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्लॉक डील्स होती हुई 32 लाख, 23 लाख, 11 लाख। तो ये आपके सामने एक बढ़िया स्टॉक जिसका आईपीओ आया था काफ़ी हाई प्राइस पर, वो आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर 5.25 लाख शेयर ट्रेड होते हुए। अब जुड़ते हैं अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, कोई बढ़िया स्टॉक कॉल शेयर कीजिए बचे हुए 80 मिनट के लिए। देखिए, मदरसन सुमी पे ध्यान दीजिए शैल जी। और मदरसन सुमी को मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था। अगर आप देखिए तो जो गिरावट हमने निफ्टी में देखी वैसी गिरावट हमें मदरसन सुमी को में नहीं देखने को मिली। और स्टॉक लगातार पिछले करीब 15-20 सेशन ले लीजिए तो स्टॉक लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। फाइनली आज इसने फिर से रिगेन कर लिया अपना 20 डे मूविंग एवरेज। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अगर आप अर्ली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक आपको ट्रायंगुलर ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। तो मदरसन सुमी पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस लगाने हैं 207 रुपए के और ऊपर की तरफ 225 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं। एक तो एनबीसीसी 47 रुपए की बाइंग है, 1000 शेयर्स है। दूसरा है भेल 51 रुपए की बाइंग है, 250 स्टॉक्स है। दोनों ही पीएसयू कैटेगरी के शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है और दोनों ही इन्होंने काफी ऊपर लिए हैं मार्केट के फॉल के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो। क्या सजेशन एनबीसीसी और भेल दोनों में? देखिए, निकलना अगर होता तो इनको काफी ऊपर निकल जाना चाहिए था। जब इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी तब भी स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। लेकिन अब दोनों ही स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ गए हैं। अगर हम एनबीसीसी की बात करें तो स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। तो अब शायद निकलने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 37 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 37 के नीचे निकल जाए तब अपनी एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए, अदरवाइज 37 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। बीएचएल की बात करें तो बीएचएल ने भी आज एग्जैक्टली अपना 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है और वहां पर थोड़ा सपोर्ट दिखाया है। तो यहाँ पर जो स्टॉक का 39 पीस कराएगा, जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे जाए तो अपनी एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। अंडरटोन बुलिश तब होगा जब स्टॉक 48-49 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो अब तो होल्ड ही कीजिए दोनों ही स्टॉक्स को और लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं जो कि आपको स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करने हैं और ध्यान रखना है। और यस बैंक, देखिए, यस बैंक में टेक्निकली चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई बहुत बने रहने की जरूरत है, बट फिर भी क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और काफी ऊपर के लेवल से खरीदते चले आ रहे हैं, एक बार फंडामेंटल व्यू ले तो बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से यस बैंक में कोई भी रैली पे एग्जिट करना चाहिए। 25 रुपए 80 पैसे पे, और ये तो फंसे हुए हैं। प्रकाश, क्या कहेंगे बताइए। 21 हो गया और बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, और जो डेटा है वो भी एक तरफ जा रहा है। इसमें आप कैसे रीड करते हैं, कुछ बताइए, कुछ दिखता है क्या? लिस्टिंग हुआ आईआरएफसी का कुछ 25 के आसपास, उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी किसी ने ये बात की थी और वहां पर भी लग रहा था कि यस वीकनेस है, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 24 और 25 के आसपास है। अगर अपमूव मिलता है तो वहां पर निकल जाना चाहिए, ये बात तो पक्की है, लेकिन वीक स्टॉक है। मैं कहता हूँ कि इनफैक्ट जो रिसेंट लो हमने देखा है आईआरएफसी में वो करीब 20 रुपए या 21 रुपए का, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर एक फ्रेश गिरावट का दौर शुरू हो सकता है इसमें। तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात और दे देता हूँ, एक बार ये 22 पार कर लेगा तो वहां पर फर्स्ट इनफ स्ट्रेंथ दिखेगा, फिर करीब 24-25 तक जा सकता है, वहां पर निकलने का मौका मिलेगा जहां पर लिस्टिंग हुई है। ओके, 22 के ऊपर ही आपको इस पर रिकवरी आएगी। और नीचे आपने कहा कि 20 के नीचे जाएगा तो और गिरेगा। कोई स्टॉप लगाने की राय देंगे इन्हें या कहेंगे नहीं रुकिए, वेट करिए? नहीं, 20 के बाद मेरे ख्याल से फिर एक साइकोलॉजी ब्रीच भी हो जाता है। 20 एक राउंड फिगर है, मेरे ख्याल से वो निकल जाना चाहिए उसके नीचे। तो 20 रुपए पे स्टॉप लगाइए और उसके साथ आप बने रहिए, इंतजार कीजिए। निराश तो किया है इस इशू ने, लेकिन देखिए निकलने का मौका शायद बहुत पहले था। अब इंतजार करते हैं, फिर देखिए अगर 20 के नीचे गया तो निकलिए, 22 के ऊपर गया तो आपके नुकसान की भरपाई होगी। ये राय प्रकाश की तरफ से। ऑल द बेस्ट। आप दूसरा स्टॉक बताएं। बिल्कुल मजे की बात, देखिए मैं एनएमडीसी का जिक्र कर रहा था उस दौरान, और मेटल्स और माइनिंग्स और ओर की कंपनियां, तो संदूर मैंगनीज उसी तर्ज पे थी। अब जो दूसरी कंपनी है वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये अभी रिसेंटली आईपीओ आया था 94-95 के लेवल्स पे, और उसके बाद अच्छा खासा ये ऊपर भी गया था। इनफैक्ट 190 के लेवल्स दिखा रहा है ऊपर, और वहां से ये करेक्ट होके अब एक अच्छे खासे लेवल्स पे है।
तो मुझे इस स्टॉक में बहुत बढ़िया कन्विक्शन आता है। और मैं अनिल जी आने के पहले एक मैं डिस्क्लोजर और एडमिट करूंगा कि मैं आपका यूट्यूब का वीडियो देख के आया था 3-3.5 मिनट का, और जिस दिन इसकी लिस्टिंग थी तो बहुत बढ़िया वीडियो था और उससे मेरे को बहुत चीजें क्लियर हुई। मेरी रिसर्च काफी कम हो गई। सो 1/9 रिसर्च जो है 9 स्टॉक्स में, उसकी क्रेडिट आपको इसमें जाएगी। तो टेलीकॉम की एक कंपनी मान लीजिए आप, और ये मोनोप्सोनिक मतलब क्या होता है, रेलवेज डिपार्टमेंट अभी है और रेलवे सिंगल बायर है इस कंपनी का, तो ये मोनोप्सोनिक बिजनेस में है, तो वहां पे थोड़ा सा कई बार वैल्यूएशंस कम मिलते हैं कि सिंगल बायर है रेलवेज का, कभी कोई प्लान चेंज हो, कभी कुछ वो हो, तो ये लोग कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी एंट्री लेने की सोच सकते हैं, जो कि मैं आपके वीडियो से मुझे पता चला था। और इस कंपनी को आप कंपेयर करने के लिए टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेल, जियो कई है, या इवन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे दे वर एस्टोनिशिंग, मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स थे। और आप देखिए मतलब कोई कंपनी अगर दिसंबर में 2019 में अगर 53 करोड़ कमा रही और उसके सामने 94 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, 42 करोड़ का सिर्फ डेट्स है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक पीएसयू है, इसीलिए कई बार थोड़े सुस्त चलते हैं, बट एक मिनी रत्ना की कैटेगरी 1 की पीएसयूज है। अब जो पहले जो पीएसयूज के साथ एक ओवरहैंग रहता था वो भी अब खत्म हो गया अननेसेसरली कि पीएसयूज चलने नहीं है। बट अब मुझे लगता है जिस तरीके के रिटर्न नंबर, जिस तरीके के फंडामेंटल्स और जिस सेगमेंट में ही है, क्योंकि मैं कोरोना काल चल रहा है तो मैं सेगमेंट्स पे भी और सेक्टर्स पे भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रखा हूं। सो टेलीकॉम एज अ सेक्टर एंड द सेगमेंट इट इज इन, ये सेक्टर चलेगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है 130 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए इसको लेना चाहिए स्टॉक। ये स्टॉक्स हैं आपकी की कॉस्ट है 100 रुपए की। प्रकाश, आप कुछ देर पहले एक सवाल के जवाब में कह रहे थे कि ये स्टॉक तो बजट के आसपास चलता है। अच्छा, आरसीएफ के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? मॉनसून का फोरकास्ट आने और मॉनसून आने तक का। और आप देखिए फर्टिलाइजर शेयरों में पिछले दिनों हमने काफी हलचल देखी है। इनकी कॉस्ट है 100 रुपए की, इनके लिए क्या राय होगी आपकी? बहुत ही बढ़िया मौका था अराउंड 60 के आसपास, उसके बाद 100 भी देखा। 100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाता है जहां पर लोग नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और वही हुआ है। उसके बाद हमें गिरावट दिख रही है 70 के आसपास। आज का मूव ठीक ही नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा गिरावट है नहीं। 60 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। अब 70 पे ट्रेड कर रहा है, कुछ खास नहीं है, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है, होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, लेकिन एक अपमूव मिलेगा, उस अपमूव को जो ऐड करे वो निकल जाइएगा, उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जो ऐड करे। लेकिन 60 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है। 68 68 रुपए नोट कर लीजिए, इसके नीचे जाए तो निकलिए। ठीक है स्वाति, यूको बैंक और सुबेक्स दोनों पर इनके इनको राय दीजिए। 12 रुपया 70 पैसे पर 1000 शेयर यूको बैंक के लिए हैं, क्या इनका चुनाव सही है और क्या टारगेट स्टॉप लॉस मानकर चलें और किन लेवल्स पर निकलने के बारे में सोचें, और साथ ही सुबेक्स पर भी इनके लिए राय? डेफिनेटली यूको बैंक पे फिलहाल तो टेक्निकल सेटअप कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, सेलिंग प्रेशर है। जिस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो तो दिस बैंक इज नॉट अ राइट कैंडिडेट फॉर द पोर्टफोलियो। डेफिनेटली आप अगर बैंकिंग में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे टॉप पिक्स रहेंगे एक्सिस बैंक एंड एसबीआई बैंक। ये ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पे आपको रिटर्न काफी अच्छी मिले, मोमेंटम्स काफी अच्छे मिले। यूको बैंक में टेक्निकल मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। एट द करंट लेवल फिलहाल तो 10.5 रुपए का काफी सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो इसमें और भी पोटेंशियली ये प्रोबेबली सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है। तो मेरी राय यही होगी कि आप एक 10.50 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ऊपर में अगर कोई भी उछाल रहता है आपके बाइंग रेट के आसपास भी, तो मेरी राय यही होगी कि आप एक्सिट कीजिएगा यूको बैंक से। सुपेक्स की बात करो तो ये डेफिनेटली हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है सुपेक्स पे। 17 रुपए के आसपास चल रहा है ये फिलहाल तो काउंटर। ऑलरेडी आज काफी अच्छे मोमेंटम्स मिल रहे हैं, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है इसमें आप होल्ड कर सकते हो पोजीशंस। नीचे में हो सके तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। वो स्टॉप लॉस रखे आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 20 to 22 रुपीस ऑन एन। आप पंजाब नेशनल बैंक पे, क्योंकि यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ बहुत ही तगड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है और इस स्टॉक में करीब 2-2.25% का इजाफा भी है। इनफैक्ट आज अगर सबसे बड़ा शॉर्ट कवरिंग का कोई स्टॉक है वायदा कारोबार में तो वो पीएनबी ही है। हमें बहुत सारे दर्शक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे सवाल पूछते हैं, एसबीआई पे सवाल पूछते हैं सौरभ, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सरकारी बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। क्या आपको कोई मौका दिखता है पीएनबी में? नहीं तो बॉब या एसबीआई में दिखता हो तो बताइए, क्योंकि एसबीआई में भी मैं देख रहा हूँ
पीएनबी के बाद दूसरी सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आज एसबीआई में हुई है। पीएनबी की अगर बात करें, इसका 33 का लेवल जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, पिछली बार भी वहीं से बाउंस बैक देके ऑलमोस्ट 45 के लेवल्स तक गया। तो आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से ये लेवल काफी अच्छा है बाइंग के लिए। 32.5 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और आई थिंक 36 से 37 के टारगेट्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। स्टॉक आपको बैंकिंग स्पेस में देखना हो तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतर लगते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक बड़ी रैली देखी, उसके बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस करेक्शन पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करके चलनी चाहिए। 44 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और आपके जो टारगेट रहेंगे वो वापस मेरे हिसाब से तो 70 रुपए आप बिल्कुल देख लेंगे, लेकिन थोड़ा समय और देंगे तो शायद 80 से 85 रुपए के स्तर भी आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेंगे। ओके, जेएनके बैंक नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जाइए, यहाँ पर आपका मुनाफा बढ़ाएगा। ये राय आपको मानस इस वक्त दे रहे हैं। के लिए प्रस्तुत करता हूं एक कैश का काउंटर। ये है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स। यहाँ पर आप देखिए ये कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इंडस्ट्रियल गैसेस के सिलेंडर्स आपको बढ़ाती हुई दिखेगी। फिलहाल आपके सामने 79.20 का प्राइस है। 3-4 दिन से ये काउंटर आपको चलता हुआ दिख रहा है, जिस हिसाब से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए पूरी की पूरी कोविड समस्या में सरकार काम करती हुई दिख रही है। इस काउंटर पर आप ध्यान दीजिए, 82 का प्राइस है। चंदन जी बताइए एवरेस्ट कैंटो पर क्या कीजिएगा? बहुत ही जानी मानी कंपनी है ये इंडस्ट्रियल गैसेस बनाने में और खासकर सीएनजी सिलेंडर्स बनाने में। बिल्कुल, जो भी सिनारियो भी है उसमें काफी लोगों को ऑक्सीजन और उन सब की बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबको सबसे पहले तो सेफ्टी रखना चाहिए। और टेक्निकल सेटअप देखें 21 का तो काफी ईकेसी एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर तो काफी अच्छा सेटअप है। वीकली चार्ट में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पिछले 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है और हर डिप में बाइंग हो रही है। तो जिस हिसाब से वीकली सेटअप बना है और डेली में भी लगातार 3 दिनों से बाइंग है, लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट बनेंगे। तो एज ऑफ नाउ इसमें 86 जो रिसेंट के स्विंग आई है, 86 और 88 वहां तक के टारगेट बनने चाहिए। तो जरूर यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 88 के टारगेट देखे, 80 के स्टॉप लॉस से खरीदे और 88 निकलता है तो मेरे हिसाब से 3 डिजिट्स के टारगेट 100 भी इस काउंटर में छूने को मिल सकते हैं। जी वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे एवरेस्ट कैंटो पर? यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेल्स दोनों बराबर हैं और जिस हिसाब से रुझान आपको इंडस्ट्रियल गैसेस खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर दिख रहा है, एवरेस्ट कैंटो आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 84 रुपए पर। शैल जी, आपने जो स्टॉक पिक किया ना, एक तो इवेंट और न्यूज़ फ्लो के आधार पर और चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग 8450। शैल जी, यहाँ पे एक टिपिकल फ्लैग का जो है ब्रेकआउट है वो अब स्क्रीन पे है। 8470 ही आपके इस फ्लैग की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसका हाई जोन है। वो हाई जोन जो कि हमारा था 25 मार्च का, वो हाई जोन जो था हमारा 25 फरवरी का, यानी 8450 के ऊपर टिपिकली इसके प्रोजेक्शंस बहुत बड़े बनते हैं। मैं थोड़ी देर में कैलकुलेट कर पाऊंगा। इसका पोल फॉर्मेशन शुरू हुआ था 1 फरवरी को, जो कि प्राइस था लगभग 45। पोल फॉर्मेशन जो पूरी हुई वो 85 पे। स्ट्रॉन्ग चार्ट मेरे ख्याल से शैल जी इसके करीब 7-8 रुपए का इंट्रा या फिर अगर आप देखें स्विंग प्रोस्पेक्टिव से ऊपर की तरफ ध्यान रखना चाहिए। शैल जी, अच्छा चार्ट 8450 के ऊपर फ्लैग का ब्रेकआउट। शैल जी। जी हाँ, ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये कोविड की समस्या से रिलेटेड हैं और अगर आपको इंडस्ट्रियल गैसेस और खासकर ऑक्सीजन पर रुझान आता हुआ दिखेगा तो आप देखिए इन सब की डिमांड आपको सिलेंडर्स की बढ़ती हुई दिखेगी। बहुत ही कम ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जो आपको इन तरीके के सिलेंडर्स बनाती हुई दिखेंगी और इस पर आपको ध्यान देना है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर आपको एवरेस्ट कैंटो का लगभग 360 रुपये दिखा था और ये काउंटर आपके सामने फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 84 रुपये के आसपास। और सिमी जी को क्या पसंद है ये जानना जरूरी है। सिमी जी बताएं कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीपांशु, आज के लिए मेरा 10 की कमर का स्टॉक होगा सुबेक्स लिमिटेड, जो अभी 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे 10% का स्टॉप लॉस लेना है। इसमें मिनिमम 1 से 1.5 महीने का होल्डिंग पीरियड है और 10% का स्टॉप लॉस, मैंने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया, 39 का स्टॉप लॉस ले लिया। 43 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरा जो टारगेट है वो 40% से 50% का होगा करंट लेवल से। मतलब मैं 54 से 59 का टारगेट में एक्सपेक्ट करूँ जो कि 1 से 1.5 महीने में पॉसिबल है। सुबेक्स मेरे तरफ से इस बार का 10 की कमाई का स्टॉक होगा। वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक काम कर रहा है, पिछले कई सालों का हाईस पर है। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए और 54 से 59 का टारगेट के लिए सुबेक्स को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह है।
ओके, तो सुबेक्स ये है एक स्टॉक जो सिमी जी को आ रहा है पसंद।